नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और आज हम देखेंगे 3 मार्च बुधवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्जाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। पेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में आज एग्जाम के लिए कुछ काम का नहीं। वही सब कोरोना, रेप, मर्डर, कांग्रेस बीजेपी इंटॉलरेंस, इंडिविजुअल पर्सन या पॉलिटिशियन की कंट्रोवर्सी के बारे में ऐसे समाचार जो एग्ज़ाम में काम के नहीं। सीधा हम जंप करते हैं पेज 8 पर। ये पेज 8 कॉलम के ऊपर टॉप राइट हैंड कॉर्नर में वो रोज़ कुछ एक आध सुविचार लिखते हैं। हालांकि रोज़ वो एग्ज़ाम के लिए काम की नहीं होती, लेकिन आज काम की है। यहाँ पर कन्फ्यूशियस का एक विधान, इफ़ योर कंडक्ट इज डिटरमाइंड सोलली बाय कंसिडरेशंस ऑफ प्रॉफिट यू विल अराउज ग्रेट रिजेंटमेंट। अगर आपका आचरण सिर्फ और सिर्फ इस पर निर्भर है कि मुझे ये काम करने से मुनाफा होगा कि नहीं, तो फिर आप अंत में बहुत ही दुखी और खिन्न रहेंगे। ये यूपीएससी जनरल स्टडीज़ एथिक्स पेपर 4 में कई बार ऐसे अलग अलग महान चिंतकों के स्टेटमेंट देकर इस पर आप चर्चा कीजिए। तो आप इस पर सोच विचार करिए कि ये पूछा जाए आप क्या लिखेंगे, कि हर चीज़ में मुनाफा देखोगे तो अंत में तुम दुखी ही रहोगे। खैर, पेज 8 लेफ्ट साइड पर दो पैराग्राफ के छोटे कॉलम में रेप, बलात्कार एक प्रकार का नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब कोर्ट के बाहर उसका अनौपचारिक रूप से समझौता नहीं हो सकता। जैसे कि कोई कमर्शियल, सिविल, बिजनेस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, तो उसमें मान लीजिए एक आध पार्टी ने कोर्ट में कंप्लेन भी कर दी, उसके बाद भी बाहर अगर वो कुछ सुलह करना चाहे तो कर सकते हैं और फिर कोर्ट से अपना केस वापस ले सकते हैं। लेकिन रेप में ये चीज़ अलाउड नहीं है। लेकिन फिर भी हम कई बार पाते हैं कि पुलिस, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वो इस प्रकार का समझौता कराने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पर रेपिस्ट को कहा जाए तुम क्या ये विक्टिम, पीड़िता जो लड़की है उससे शादी कर लोगे। लेकिन इस प्रकार का ये जो पितृसत्तात्मक रवैया, पैट्रियार्कियल एटीट्यूड, इसमें जो विक्टिम थी उसकी ट्रॉमा, पेन, सफरिंग वो सब नज़रअंदाज होती है। और मान लीजिए इस प्रकार से वो रेपिस्ट शादी के लिए अग्री भी कर जाए तो वो तो इसलिए करेगा क्योंकि उसको जेल नहीं जाना, बट आफ्टरवर्ड्स वो उसी विक्टिम पर बार बार डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा एंड मैरिटल रेप, वैवाहिक बलात्कार करते रहेगा। तो इसमें तो विक्टिम महिला की डिग्निटी, ऑटोनॉमी, सम्मान, स्वतंत्रता ये सब चली जाएगी। ये मुद्दा वापस चर्चा में इसलिए आया क्योंकि कोई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, उस पर किसी नाबालिग लड़की पर बलात्कार करने का आरोप, और ये मामला चलते चलते सुप्रीम कोर्ट में गया। वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज ने उसे ऐसा पूछा कि क्या तुम इस लड़की से शादी कर लोगे। इससे पहले 2015 में मद्रास हाई कोर्ट में भी कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी हुई थी। दूसरा छोटा कॉलम है, कल जो आरबीआई रिपोर्ट में पाया गया था कि लोन का ग्रोथ नहीं आ रहा है और रिकवरी बहुत ही शॉर्ट लिव्ड और स्मॉल साइज़ की है वगैरह, लेकिन नया जानने को इधर कुछ नहीं। तीसरा छोटा कॉलम है, कल जो हमने पढ़ा था यूरोपियन यूनियन में राइट टू रिपेयर की 10 साल तक आपकी टीवी, फ्रिज, टोस्टर वो सब रिपेयर हो सके, उसकी कंपनी ने सुनिश्चित करना होगा। दे विल हैव टू एंश्योर इट। कॉलम में उस पर कटाक्ष लिखा है, सार्केजम, कि जब जनता खुद ही समथिंग न्यू एंड शाइनी ऐसा सोच के नहीं वो मेरे पास है, लेकिन उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म के नाम पर मुझे नया मोबाइल चाहिए, नया टीवी, फ्रिज चाहिए हर साल या हर 3 साल पर, तो उसको रोकने की भी ज़रूरत है। वरना कंपनियां भले बोले कि 10 साल तक रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन वो आपको नया नया खरीदने में आकर्षित करती रहेंगी। खैर मित्रों, हम अभी पॉलिटी के ये समाचार देख रहे थे, रेप इज़ अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, तो बाकी पॉलिटी के समाचार भी एक साथ देख लेते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के बजट जो यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर में पेश किए जाते हैं, उसी तरह म्यूनिसिपलिटी के बजट भी उनकी एक एक सिटी के लिए पेश किए जाते हैं। लेकिन प्रेस और मीडिया में जितना यूनियन और स्टेट के बजट को कवरेज मिलता है, उसके सामने ये इंडिविजुअल सिटी के बजट में क्या है वो लोकल न्यूज़ वाले भी उस पर खास चर्चा नहीं करते। डिस्पाइट द फैक्ट कि कलेक्टिवली ये सभी सिटी के बजट को हम कंबाइन करें तो ऐसे म्यूनिसिपल बजट्स 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की रकम है। एज अ रिजल्ट जो म्यूनिसिपलिटी की खुद की अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता होनी चाहिए, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, गार्बेज, ट्रैफिक, पार्क्स एंड अदर अमेनिटीज़, सुविधाएं, उस पर जवाबदेही कम होती है क्योंकि उस पर लोकल न्यूज़पेपर में चर्चा ही कम हो रही है कि कितना पैसा अलॉट हुआ, पिछले साल कितना अलॉट हुआ था, उसके सामने कितना प्रोग्रेस या डेवलपमेंट है। तो मेंस पेपर 2 वहाँ पर लोकल बॉडीज़ प्रॉब्लम, तो वैसे तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अब ये एक भी आप सोच के लिख सकते हैं कि क्योंकि प्रेस मीडिया में लोकल बॉडीज़ के बजट को कवरेज नहीं मिलता बहुत ज़्यादा, इसलिए अकाउंटेबिलिटी कम होती। मित्रों, यूपीएससी के बाबू सोना और आशिकों का फेवरेट टीवी चैनल यानी कि राज्यसभा टीवी, उसको लोकसभा टीवी के साथ मर्ज किया जाएगा। ऐसा निर्णय लिया गया क्योंकि पार्लियामेंट की एक पैनल
ए सूर्य प्रकाश, उन्होंने इसकी सिफारिश की थी। हालांकि ऐसे मर्जर के बाद वो कैसे दो सदन के प्रोग्राम को एक साथ दिखाएंगे या सिर्फ हिंदी में रहेगा या इंग्लिश में भी दिखाएंगे, हाउ एग्जैक्टली, वो अभी डिटेल्स वर्कआउट करना बाकी है। मैं आजकल देखता हूँ कि बहुत सारे नई नई तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो प्योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक किताबें पढ़ के ख़त्म करनी चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह, वो सब एक बाजू गया और राज्यसभा टीवी की डिबेट देखनी चाहिए, ऐसा वो टॉपर ने बोला था और उसकी रॉयल एंट्री से मैं बहुत प्रभावित हूँ, तो मैं तो ऐसा ही करूँगा करके पूरा दिन लगे रहते हैं दूसरी दिशा में। तो भाई आप समझिए, जो कैंडिडेट 2-3 अटैम्प्ट पहले दे चुका है और फिर वो तीसरे चौथे अटैम्प्ट पे यूपीएससी क्लियर करता है, तो वो तो लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी वो सब तो उसको पढ़ के ख़त्म कर चुका होगा, तो फिर तो उसने रिवीजन ही करना होता है, तो उसके पास बहुत सारा स्पेयर टाइम होता है जहाँ पर वो ये सब चीज़ें, राज्यसभा टीवी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल वीकली, डाउन टू अर्थ, साइंस रिपोर्टर, वो तो 25 चीज़ें देख सकता है, उसके पास टाइम है। लेकिन उसका मेल देख के फर्स्ट अटैम्प्ट वाला अपनी भी झोपड़ी जला दे, जैसा कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि आपको ज्योग्राफी कितना मालूम है, और उसमें कुछ क्लास 11-12 के ही यूपीएससी की सीडीएस परीक्षा के प्रश्न डाले थे, और आप देख सकते हैं कि मे बी 50% लोग उसको सॉल्व ही नहीं कर पाते, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो खुद बोलते हैं हमने क्लास 11-12 एनसीईआरटी कंप्लीट किया और वर्ड बाय वर्ड उसी में से क्वेश्चन भी यूपीएससी ने निकाला था। अब ये लोकसभा राज्यसभा टीवी मर्ज होकर संसद टीवी बनेगा, तो उसकी भी डेली समरी के नाम पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल और ई लर्निंग वेबसाइट की समरी वगैरह शुरू हो जाएगी। लेकिन आपने अपनी प्रायोरिटी पहले क्लियर होनी चाहिए, पहले कोर सिलेबस कंप्लीट करो, फिर जाके इन चीज़ों को करें। और हर चीज़ जो राज्यसभा टीवी में आती है तो अपने आप वो कोई एग्ज़ाम के लिए काम का मुद्दा नहीं हो जाती। जैसे कि नीट एग्ज़ाम को कोरोना में पोस्टपोन करना चाहिए कि नहीं, उसकी भी वहाँ तो आधे पौने घंटे की चर्चा चले, तो आप उसको देखें तो कोई वो 250 वर्ड्स का क्वेश्चन निकलने वाला नहीं है। पुराने पेपर भी देखिए, अपने आप पता चल जाएगा किस टॉपिक की औकात कितनी है। इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में 25 बार अगर उसमें डिबेट डिस्कशन चले तो भाई अपने टॉपिक की औकात कितनी है वो भी सोचो आप। खैर, जो चीज़ म्यूज़िक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट्स को बोलता है, वही मैं आपको कहना चाहता हूँ। शास्त्रीय संगीत की समझ अपने को डेवलप करने की ज़रूरत नहीं, अपने घर में रोटी होनी चाहिए, तो उसके लिए जितना ज़रूरी है उतना गायकी सीखो और आगे बढ़ो, घुस मत जाओ शास्त्रीय संगीत में। खैर, पॉलिटी के दूसरे समाचार में उड़ीसा राज्य सरकार ने अपने राज्य का सबसे पहला सोशल एंड एजुकेशनल कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऐसा एक सर्वे शुरू करवाया है। और अलग से हरियाणा राज्य सरकार ने एक कानून पास करवाया है, स्टेट एम्प्लॉयमेंट एंड लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2021, जिसमें यह है कि कोई भी निजी क्षेत्र की ये जो भी कंपनी, संस्था, ऑफिस वगैरह होंगे, खासकर ऐसे जहाँ पर 10 या उससे ज़्यादा लोग नौकरी पे रखा है, तो कम से कम 75% ऑफ दोज पीपल मस्ट बी लोकल पीपल, मतलब जो हरियाणा के मूल निवासी हैं, स्थानिक निवासी हैं, उनको 75% यानी कितना 3/4 आरक्षण निजी क्षेत्र की, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में देना होगा। खैर, इसमें भी आगे चल के हो सकता है वापस कॉलम और एक्सप्लेन सीरीज़ वगैरह कुछ आए कि वहाँ तो ये सब मारुति और दूसरे ऑटोमोबाइल है और उसमें जो इंजीनियर्स चाहिए वो इतने हैं और वो बाहर से हैं, फला डिम का, तो जो आएगा तो सोचेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं कॉलम में। बड़े कॉलम में संजया बारू नॉलेज इकोनॉमी के बारे में। वैसे नया जानने को कुछ नहीं, कुल मिलाकर बात यह है कि ये स्पेस टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भारत का वैसे तो नाम है, लेकिन वहाँ पर भी धीरे धीरे हमारी लीडरशिप डोमिनेंस कम हो रहा है। उसके 3-4 प्रमुख कारण क्या है। पहला तो ब्रेन ड्रेन, यानी भारत के प्रतिभावान लोग भारत छोड़ के अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड कहीं और माइग्रेट हो रहे हैं। दूसरा कारण, चीन हमें बहुत कंपटीशन दे रहा है। तीसरा कारण, फिलीपींस, इंडोनेशिया वगैरह देशों में भी इंग्लिश स्पीकिंग इंजीनियर, डेटा प्रोसेसिंग, आईटी ग्रेजुएट्स काफ़ी सारे मिल रहे हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनियां वहाँ पर भी अपनी सब सब्सिडियरी कंपनी खोलकर काम करवा सकती हैं। और चौथा, इसरो स्पेस टेक्नोलॉजी में सरकार बहुत उन्हें सपोर्ट करती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर वगैरह में इतना सपोर्ट शायद सरकार ने नहीं किया, तो वो चीज़ें डेवलप नहीं हो पाई जितना कि चाइना में इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग डेवलप हुआ है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में वैसे भारत में प्राइवेट सेक्टर कंपनियों ने काफ़ी अच्छे काम किए, लेकिन रिसर्च डेवलपमेंट में उन्होंने जितना पैसा खर्च करना चाहिए व्हेन कंपेयरिंग टू टॉप 10 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, तो बहुत कम खर्च कर रहे हैं। निजी क्षेत्र संशोधन और नवाचार में, रिसर्च डेवलपमेंट में कम पैसा खर्च कर रहा है। ऐसी ये जो जुगाड़ मानसिकता है, उसके चलते हमारे इनोवेशन को नुकसान हो रहा है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने भी बोला है। खैर, तो ये तो मुद्दे ऐसे हैं जो वैसे भी आप जानते ही हैं, लेकिन पढ़िए तो अंग्रेजी में बेहतर आप लिख सकें। आगे बात करें इंटरनेशनल रिलेशन डिफेंस। एक कॉलम है ऑस्ट्रेलिया में इंडियन डायस्पोरा, भारतीय मूल के व्यक्ति। वैसे आप देखिए अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन में तो
पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, कम्युनिटी लीडरशिप, बहुत सारे ये अपॉइंट हुआ, वो अपॉइंट हुआ, इसने चुनाव जीता, वो मिनिस्टर बन गया, समाचार आते रहते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ खास दिखता नहीं। क्या कारण है? उसका पहला कारण ये है कि इंडियन माइग्रेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं उनका वो सोशल प्रोफेशनल नेटवर्क नहीं है कि वो सही पॉलिटिशियन या पार्टी के साथ मिलना जुलना बढ़ाए और वहाँ से उनको प्लेटफॉर्म मिले। ऑस्ट्रेलिया में जो भी पावर ब्रोकर्स हैं, मतलब सत्ता के दलाल, वो सामान्य रूप से मेलबोर्न यूनिवर्सिटी में कौन से स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कौन एक्टिव है, उन्हीं को वो नौकरी पे रख देते हैं, एडवाइज़र, कंसल्टेंट, न्यूज़ डिबेट पैनलिस्ट, और फिर आगे चल के वही लोग चुनाव का टिकट मिल जाता है बड़ी पार्टी से और जीत जाते हैं। वेरेज उन्हीं यूनिवर्सिटी में भारत के स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन वो ज़्यादातर जो भी इंजीनियरिंग, आईटी, एमबीए टाइप के कोर्स में फोकस करते हैं और ये पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, वो सब सब्जेक्ट और यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में अपना टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करते। एंड थर्ड, वैसे भारतीय मूल के व्यक्ति कुछ बार उन्हें इलेक्शन का टिकट किसी पार्टी से मिल भी जाए, लेकिन उनके पास वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल एक्यूमेन, राजनीतिक प्रतिभा, क्षमता, कौशल्य नहीं है कि वो अपना एजेंडा अच्छे से लोगों को समझा सके या प्रेस और मीडिया के साथ अच्छे रिश्ते बना सके, जिसके चलते वो चुनाव जीत नहीं पाते। खैर, तो इंडियन डायस्पोरा, इंडिया सॉफ्ट पावर, इसकी सब मेंस पेपर 2 निबंध इंटरव्यू में कुछ चर्चा करनी हो तो सोचने लायक मुद्दे। खैर, आगे बढ़ते हैं। पेज 9, इंडिया चाइना के बारे में बड़ा सा कॉलम, लेकिन नया जानने को कुछ नहीं। नीरव मोदी का प्रत्यार्पण, एक्स्ट्राडिक्शन के बारे में कॉलम, लेकिन वो भी बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री, नॉट इम्पॉर्टेंट। कॉलम के बाद आगे बढ़ते हैं पेज 10, 11, 12, ज़्यादातर पॉलिटी के समाचार और उसमें से जो काम के थे हमने पहले ही पढ़ लिए। पेज 13, एक्सप्लेन सीरीज़, एक कंप्यूटर एल्गोरिदम जिसका नाम है एपिग्राफ। इस कंप्यूटर एल्गोरिदम की मदद से HIV, इबोला, इन्फ्लुएंजा की सब वैक्सीन डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं और कोरोना में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसी सी लंबी एक्सप्लेन सीरीज़ बनाई है। खैर, जाने लायक तो एक ही चीज़ है, एपिग्राफ चीज़ क्या है, कंप्यूटर एल्गोरिदम है। तो सामने शैडो पैड क्या था, कल हमने पढ़ा था, याद करो, एक प्रकार का मालवेयर जिसकी मदद से एलिजेडली चाइनीज़ हैकर ने मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी डिसरप्ट की थी। हालांकि अब सरकार बोल रही थी नहीं, वो तो ह्यूमन एरर से हुआ था और इन्होंने नहीं किया था। और उसके बाद बड़ी सी उसकी एक्सप्लेन सीरीज़ जो काम की नहीं। तीसरी एक्सप्लेन सीरीज़ है असम पॉलिटिक्स में काम की नहीं। चौथी है क्या ओलंपिक प्लेयर्स को कतार में आगे बढ़ाकर सबसे पहले वैक्सीन देनी चाहिए, ये सीनियर सिटीजन और बाकी सब लोग एक तरफ पहले इनको दे दो। उस पर अलग अलग देश के क्या अभी रवैये हैं उसके बारे में लिखा है। हाँ, तो इसका जवाब क्या हो सकता है? हाँ, तो अगर एथिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, केस स्टडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो इसका क्या जवाब हो सकता है? भाई, किसी एक देश से टोक्यो ओलंपिक्स में जाने वाले खिलाड़ी कितने होंगे पर कंट्री? मे बी 400, 500। और भारत जैसा बड़ा देश की हमने तो मिलियंस ऑफ डोजेज बनाकर भारत के लोगों को भी देने वाले हैं, नेपाल, भूटान, म्यांमार वगैरह को भी दे रहे हैं। तो उसमें 400-500 को अगर लाइन में आगे पहले दे भी दिया तो कोई ऐसा केस नहीं होने वाला, नहीं इनको लाइन में आपने आगे रखा तो वो जो बुजुर्ग आदमी था उसको नहीं मिला और वो मर गया। भाई, वी हैव सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू कैरी आउट सच एक्सरसाइज। अभी बाकी देशों में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है और उसकी 25 जात की एथिकल डायमेंशन सोचने बैठे, इट गिव्स पुअर कॉस्ट बेनिफिट। आगे बढ़ो। अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि सिर्फ 2 लोग हैं और एक वैक्सीन है, एक सीनियर सिटीजन है और एक स्पोर्ट्समैन है, तो किसको देना चाहिए? वेल, इन दैट के सीनियर सिटीजन को देना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा वल्नरेबल है। आगे बढ़ते हैं। पेज 14, वर्ल्ड न्यूज़ में भी साइंस के समाचार। नोविचॉक, ये एक ऐसा केमिकल पॉइजन या नर्व एजेंट है जिसे आदमी मर जाए, उसे लकवा मार जाए या ऐसा कुछ। माना जाता है कि रशिया के एजेंट्स ने विपक्ष के नेता एलेक्सेई नावेल्नी पर इसका इस्तेमाल किया था और अब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की सरकारों ने रशियन ऑफिशियल्स पर सैंक्शन यानी प्रतिबंध लागू किए हैं। ऐसे सैंक्शंस में क्या हो सकता है? एक तो कि उनको आने जाने के लिए वीज़ा नहीं मिले, या फिर उनकी अगर कोई प्रॉपर्टी और शेयर इन्वेस्टमेंट हो तो उन कंपनियों को ब्लॉक कर दिया जाए, वगैरह वगैरह। एक बार यूपीएससी प्रीलिम में कुछ पूछा गया था, एजेंट ऑरेंज क्या है, और शायद वो वियतनाम वॉर में अमेरिकन ट्रूप्स में वो केमिकल यूज़ किया था। तो उसी तरह ये नोविचॉक क्या है? इट इज़ अ नर्व एजेंट और केमिकल पॉइजन। वर्ल्ड न्यूज़ में ही एनवायरनमेंट के समाचार। ग्रीनलैंड, जो कि असल में एक टापू है, आइलैंड, पर क्या अलग देश है या क्या चीज़ है? इट इज़ अ सेल्फ गवर्निंग आइलैंड ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क की एक स्वायत्त टापू है। वहाँ पर ये रेयर अर्थ मिनरल्स के बहुत विपुल भंडार हैं जिसकी मदद से हम लोग सुपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना सकते हैं, चुंबक,
और वो ऐसे सुपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं जिससे विंड टर्बाइन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एयरक्राफ्ट, हाईटेक वेपन्स उसमें उसका इस्तेमाल होता है। अभी इतने सालों तक तो वो सब बर्फ़ की चादर के नीचे छिपे थे, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के चलते ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ज़मीन की सतह बाहर निकल रही है। तो अलग अलग माइनिंग कंपनीज दे आर इन अ रेस टू एक्सट्रैक्ट दिस मिनरल्स। इसमें चुनौती क्या है? ये जो रेयर अर्थ मिनरल होते हैं उसकी जो भी खनिज होगी और उसका हम जब केमिकल प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पर वेस्ट के रूप में यूरेनियम, थोरियम और दूसरे रेडियो एक्टिव मटीरियल्स निकलते हैं। तो यानी इसका जो भी प्रोसेसिंग किया जाएगा उससे ये सब रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का खतरा रहता है। टेक्निकली इसको टी नॉम वेस्ट कहा जाता है। टी नॉम वेस्ट मतलब टेक्नोलॉजिकली एनहांस्ड नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। तो इसकी सब कंट्रोवर्सी चल रही है। एनवायरनमेंट के कुछ एक और भी समाचार, फ्लैक्स इंजन या ड्यूअल फ्यूल इंजन या ऑल्टरनेट फ्यूल इंजन। सामान्य रूप से ये इंटरनल कंबस्टन इंजन जो होते हैं उसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे? पेट्रोल या डीजल। लेकिन अगर ऐसा इंजन हो कि जहाँ पर पेट्रोल डीजल के अलावा मिथेनॉल, इथेनॉल ऐसे ऑल्टरनेटिव फ्यूल भी इस्तेमाल कर सके तो उसे फ्लैक्स इंजन कहा जाता है। तो अपने हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने सब व्हीकल कंपनियों को कहा कि इस पर आप फोकस कीजिए ताकि डीकार्बनाइजेशन में मदद मिले। खैर वर्ल्ड न्यूज़ में बाकी तो वही सब, म्यांमार, नेपाल, नाइजीरिया, सीरिया, धमाल जारी है, लेकिन बॉल बाय बॉल कमेंट्री नॉट इम्पॉर्टेंट। पेज 15 इकोनॉमी में नया कुछ नहीं, वही सब पुरानी बातें रिपीट हो रही है कि मुंबई में जो बिजली चली गई थी वो चाइनीज़ हैकर नहीं लेकिन ह्यूमन एरर से हुआ था, ऐसा मिनिस्टर बोल रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने 4G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया, उसमें से इतने हज़ार करोड़ मिले और रिलायंस जियो ने सबसे ज़्यादा बोली लगाई। बॉल बाय बॉल कमेंट्री नॉट इम्पॉर्टेंट। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने यह कहा है कि अपना स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR उसको हम एक्सपांड करें ताकि मेंबर नेशंस उसमें ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करें और उसकी मदद से हम ये कोरोना के बाद गरीब देशों को कुछ आर्थिक सहाय करें, ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन वो असल में जब एक्चुअली एक्सपांड करेंगे तब हम पढ़ेंगे, क्योंकि तब वापस एक्सप्लेन सीरीज आएगी। अभी तो वो फाइनल चीज़ होनी बाकी है। उसी तरह मित्रों, टैक्सेशन रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और सब चार्टर्ड अकाउंटेंट टेरिटरी में हम घुसना शुरू करें, वो एग्जाम के लिए पुअर कॉस्ट बेनिफिट है। फॉर एग्जाम्पल ये IBM इंडिया, HP इंडिया, वो प्रिंटर वाली कंपनी, ये सब फॉरेन कंपनियों से सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करके भारत में बेचते हैं। तो उसका वो पेमेंट जब फॉरेन सप्लायर को देते होंगे तो वो जो भी फॉरेन सप्लायर होगा, सपोज़ कोई एंटीवायरस कंपनी है, कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाने वाली फॉरेन कंपनी है, तो इधर से वहाँ पैसा जाएगा, उन लोगों ने उस पर भारत में टैक्स देना होगा। तो उसके लिए इक्विलाइजेशन लेवाई, वो वाला टैक्स सॉफ्टवेयर सेल पर, डिजिटल सेल्स पर लगाने की सरकार ने आगे बात की थी, वो चीज़ बराबर है। लेकिन अलग से फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कि ये तो जो पैसा सॉफ्टवेयर सेल का जा रहा है वो रॉयल्टी पेमेंट भी है और उस पर 10% एक्स्ट्रा TDS काट के सरकार में जमा करो, जो एक प्रकार से उसे कहा जाता है रॉयल्टी टैक्स हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सब रॉयल्टी पेमेंट अलग से और उसका 10% टैक्स अलग, वो सब गलत है, नॉट अलाउड। अभी उसकी सारी चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड फाइनेंशियल लीगल इंटरप्रिटेशन ये सब घुसने जाए, उसका कॉस्ट बेनिफिट कोई जोरदार नहीं है। आगे बढ़ो। पेज 16 स्पोर्ट्स में क्रिकेट के आज ढेर सारे समाचार, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम के नहीं, सिवाय कि आप इंटरव्यू फॉर्म में लिख के जाएं क्रिकेट मेरा हॉबी है। तो ये था बुधवार का न्यूज़पेपर।